हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटी इन 5 मिनट सीरीज के अंतर्गत हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी हम 8 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिस्कस कर चुके हैं। हम 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत के महान्यायवादी और भारत के राज्यों के महाधिवक्ता, है ना। इन तीनों को एक साथ डिस्कस करने का उद्देश्य ये है कि बहुत छोटे हैं, है ना, और दो टॉपिक तो बहुत रिलेटेड है, भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, शुरू करते हैं हम। देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के बारे में मूल कॉन्स्टिट्यूशन में इनका वर्णन नहीं था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। इसने रिकमेंड किया था और उसी रिकमेंडेशंस के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, और 57 में अनुच्छेद 350 बी के अंतर्गत एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। जो भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी है उनको आयुक्त कहा जाएगा। नियुक्ति कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट। कर्तव्य क्या होगा? तो संविधान में जो भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, संविधान में जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की रक्षा करना। रिपोर्ट किसे देंगे भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी? तो प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट किसे देगा? तो संसद को। संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी के लिए योग्यता, सेवा शर्तें, कार्यकाल, वेतन आदि का वर्णन नहीं है, ये राष्ट्रपति तय करते हैं। आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पे होगा? तो देखिए, पहले नई दिल्ली में था, फिर प्रयागराज गया और फिर नई दिल्ली 2015 में वापस आ गया। रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे होंगे भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी के? तो बेलगाम, जो कि कर्नाटका में है, चेन्नई में और कोलकाता में। आयुक्त की सहायता के लिए एक उपायुक्त और एक सहायक आयुक्त गठित किए जाते हैं, है ना। आयुक्त अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, संवैधानिक निकाय होने के बावजूद भी, है ना। आयुक्त की भूमिका क्या होगी? तो जो संविधान के अंतर्गत उनके अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के, और सरकारी योजनाओं में जो अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है उस संदर्भ में निदानात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करना, मानना न मानना सरकार के ऊपर है। अन्य जानकारी क्या है? तो देखिए, संविधान जो है अल्पसंख्यकों की परिभाषा नहीं देता है। जो अल्पसंख्यक की परिभाषा है सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेशन और एक्ट के अनुसार, वो राज्य स्तर पर परिभाषित किया जाता है, अल्पसंख्यकों को संघ स्तर पर परिभाषित नहीं किया जाता है। 8वीं अनुसूची में कोई भी जो भाषा दी गई है, अगर कोई व्यक्ति उसको बोलता है उसमें सिद्धस्त है, तो वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आएगा, चाहे उनकी संख्या कितनी भी कम क्यों ना हो। अब आते हैं हम भारत के महान्यायवादी के ऊपर। देखिए, आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। सर्वोच्च कानून अधिकारी है ये भारत का। नियुक्ति और कार्यकाल के विषय में प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। योग्यता क्या है महान्यायवादी का? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनकी योग्यता होनी चाहिए, अर्थात कि ये 10 वर्ष तक जो है वो हाईकोर्ट में वकील रहे हो या 5 वर्ष तक जज रहे हो, और राष्ट्रपति के मत में एक इमिनेंट जूरिस्ट हो, या फिर भारत का नागरिक, है ना। भारत का नागरिक तो कंपलसरी है। कार्यकाल निश्चित नहीं है इनका। संविधान में हटाने की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं। त्यागपत्र किसे देंगे ये? तो राष्ट्रपति को। जब सत्ता परिवर्तन होता है उस समय पे जनरली महान्यायवादी त्यागपत्र दे देते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है? नहीं, ये परंपरा का पार्ट है। संविधान में पारिश्रमिक तय नहीं है। कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति तय करते हैं। कार्य क्या होता है महान्यायवादी का? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से मामले में प्रस्तुत होना, बचाव करना, है ना। फिर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई मैटर जाता है सलाह के लिए, तो वहां पे फिर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेसिडेंट द्वारा कोई अन्य कार्य जो सौंपते हैं वो भी महान्यायवादी करेंगे। अधिकार एवं मर्यादाएं मर्यादाएं क्या है? तो देखिए, किसी भी अदालत में ये सुनवाई के अधिकार रखते हैं। संसद के दोनों सदन में, किसी भी सदन में, है ना, संयुक्त जब बैठक होती है तब उसमें बोल सकते हैं, लेकिन ये मत नहीं दे सकते हैं। संसद सदस्य के भांति भत्ते तथा विशेष अधिकार दोनों मिलता है इनको। सीमाएं क्या है? तो देखिए, भारत सरकार के खिलाफ कोई भी मामला अगर इनके पास लाएगा कोई व्यक्ति, तो ये सलाह नहीं दे सकते हैं उसमें। भारत सरकार के मामले जब ये लिए हुए रहते हैं, लड़ रहे होते हैं उसके ऊपर, तो वो टिप्पणी नहीं कर सकते। आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव अगर करना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति से ही करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुमति से ही कंपनी के निदेशक पद पे ये ग्रहण कर सकते हैं। अन्य विभाग को अगर कुछ सलाह देना हो तो विधि मंत्रालय की अनुशंसा के पश्चात ही सलाह देंगे, स्वयं निर्णय करके ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूर्णकालिक वकील नहीं है, इसीलिए निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना। इस पॉइंट से भी आप रिलेट कर रहे होंगे। अब आते हैं भारत के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता के बारे में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका वर्णन नहीं है। ये किस लिए पद जनरेट हुआ है? तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की सहायता करने के लिए। अब आते हैं राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। अनुच्छेद 165 में इनका वर्णन है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और जो भारत का महान्यायवादी है उसका पूरक होता है। नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। योग्यता क्या होगा? तो हाईकोर्ट न्यायाधीश के समान। क्या योग्यता है हाईकोर्ट न्यायाधीश का? तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए,
दूसरा 10 वर्ष तक वो वकील के रूप में काम कर चुके हो या 10 वर्ष तक वो न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हो। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है और हटाने की व्यवस्था के बारे में भी प्रावधान नहीं है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, इसका मतलब है राज्यपाल जब चाहे हटा सकते हैं। जनरली जब सरकार में बदलाव होता है तो इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा क्या संविधान में लिखा है? ऐसा कुछ नहीं, परंपरा का पार्ट है ना। वेतन भत्ता निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा, क्योंकि संविधान में मेंशन नहीं है। कार्य क्या है? कार्य एवं शक्तियां, तो जो राष्ट्रपति इनको कार्य सौंपे, राज्यपाल इनको कार्य सौंपे। राज्य, इसके अलावा राज्य के किसी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखते हैं ये। फिर विधानमंडल में, विधानसभा की समितियों में, किसी भी सदन में बोल सकते हैं, उनके जैसे भत्ते मिलेंगे उनको और विशेष अधिकार भी मिलेगा, लेकिन सेम ये मत नहीं दे सकते हैं। तो होपफुली आप मतलब ऐसे सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बचा है, कैग, उसके समाप्ति के पश्चात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। थैंक यू सो मच।